नमस्कार मित्रों, आज 2 जून है यानी विश्व यौन कर्मी दिवस। इसे वर्ल्ड सेक्स वर्कर्स डे भी कहा जाता। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एचओडी एंड एसोसिएट प्रोफेसर स्किन बीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं स्किन का डॉक्टर, चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ होकर इस मुद्दे पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक पर जो समाज में वर्जित माना जाता। तो इस टॉपिक पर मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, तो उसका कुछ कारण है। आज जब मुझे पता चला कि आज 2 जून है, तो मैं अपनी पुरानी यादों में डूब गया। मैं जब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट था, तो उस समय मैं चूँकि स्किन का डॉक्टर हूँ, चमड़े का डॉक्टर हूँ, और चमड़े के डॉक्टर ही यौन रोगों का भी विशेषज्ञ होता। चर्म, यौन एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हम लोगों की डिग्री होती। तो उस दौरान जब मैं लेडी हार्डिंग में था, जो कनॉट प्लेस के पास है, तो बगल में हमें याद है कि एक बार एक केस आया था, एक सेकेंडरी सिफिलिस सुजाक बीमारी का केस आया था, और 2-3 केस आया और एक ही जगह से आया। जीबी रोड, वहाँ पर एक गली है जहाँ पर कि वो कहा जाता है कि वहाँ पर वो लोग बहुत सारा प्रोस्टिट्यूशन होता है वहाँ पर। तो सेकेंडरी सिफिलिस का केस आया, फिर जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन लेते हुए जैसे कि जेनाइटल वार्ट का केस आया, फिर एचआईवी का केस आया। तो जब ये सब केस एक ही जगह से आए, तो हमें भेजा गया एक टीम के मातहत कि वहाँ जा कर के देखिए कि उन लोगों को क्या क्या दिक्कत है। और वो उसी दौरान उन लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और जब उन लोगों का जीवन मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा बात गहरी दिल तक लगी। और आज जब मुझे पता चला कि आज 2 जून को ये मनाया जाता है, तो हमें लगा कि नहीं, कम से कम बात उठानी चाहिए और लोगों को उनके बारे में भी पता चले ये, और उसके प्रति भी लोग अवेयर हों, और उनके जीवन के प्रति भी कुछ न कुछ अपने दिल में सहानुभूति की जगह मिले। तो यही सोच करके मैं जो है कि इस पर वीडियो बनाने का सोचा। और तो आइए जानते हैं कुछ तथ्य और कुछ चीज़ कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है। ये वर्जित, समाज का बहुत वर्जित वर्ग है, इसको कोई अच्छा नहीं मानता। इवन अगर मैं ये वीडियो लगाऊंगा भी, तो मुझे पता है कि बहुत लोग इस पर गलत कमेंट करेंगे, उनको लगेगा कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो खैर, अब जो किन्हीं की सोच पर मैं विराम नहीं लगा सकता, लेकिन जो सच्चाई है, जो मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है, तो वो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और एक चीज़ और भी है, किसी चीज़ से आकर्षण और किसी चीज़ से विकर्षण, दोनों चीज़ गड़बड़ है। अगर आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और वो एक ही चीज़ हुआ कि किसी की चीज़ के प्रति विकर्षित हो रहे हैं, आपको एक समान रहना होगा। कोई नॉर्मल मरीज आए कि कोई सेक्स वर्कर आए, हमको उससे क्या मतलब, हमारा काम है उसका इलाज करना। हाँ, लेकिन जब मैं उसमें गया उस टीम में, तो मैंने उनको देखा कि कितने छोटे छोटे रूम में कितने लोग वहाँ पर पड़ी हुई हैं सेक्स वर्कर, और उन लोगों का लाइफ कितना हाइजीन मेंटेन नहीं है बिल्कुल, और उनको क्रश किया जा रहा है। जितना वो अर्निंग कर रही हैं वो भी उनको नहीं मिल रहा। वो देख करके मैं, और पुलिस से भी उनको डर है, सब लोग उनको चूस रहा है। तो ये देख करके बड़ा अजीब लगा। तो आज जब मैं देखा कि ये है, तो मैं सोचा कि इस पर एक कुछ न कुछ तो कहना ज़रूरी है, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना के अपनी बात कहूँ। तो बहरहाल क्या है कि ये 2 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व में, विश्व जो है कि यौन कर्मी दिवस, विश्व आप वेश्या दिवस कह सकते हैं, लेकिन वेश्या वर्ड थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है, इसलिए उसको आप कह सकते हैं यौन कर्मी दिवस। कुछ लोग अपने दिमाग बेचते हैं, कुछ लोग अपना शरीर बेचते हैं, और अपने भूख को और अपनी जीविका को चलाते हैं। ये अलग बात कि ये सही नहीं है, बट सही नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता, कानूनी दृष्टिकोण से भी ये लीगल नहीं है भारत में। लेकिन फिर भी आखिर हो तो रहा है। ये तो अगर कहना गलत है कि ये नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर वो केस कैसे देखे। और आखिर वो भी तो ह्यूमन है, और एक डॉक्टर के नाते हमारा काम है न केवल इलाज करना, बल्कि उसको ये समझाना भी कि
अगर वो इसी धंधे में रहना चाहती हैं तो फिर ऐसा क्या चीज़ करें कि उनको इन्फेक्शन ना हो। तो ये सब सलाह तो मैंने दिया ही, लेकिन चूँकि ज़्यादातर कहा जाता है कंडोम के बारे में, तो कंडोम तो हर यौन रोगों को नहीं मिटा पाता, बहुत सारा यौन रोग और भी तरीके से फैलता है। तो मैंने उनको सब चीज़ बताया। लेकिन अभी क्या है कि आप पहले इस मुद्दे पर आते हैं कि 2 जून को ये क्यों मनाया जाता। इसलिए मनाया जाता क्योंकि 2 जून 1975 ईस्वी को ये फ्रांस का लायन शहर है, यहाँ पर एक चर्च है। उस चर्च में 2 जून 1975 को उस शहर की अच्छी खासी जो सेक्स वर्कर थी वो इकट्ठा जमा हो गई थी, क्योंकि उनको बहुत उत्पीड़न किया जा रहा था, सब लोग तंग करते थे और उसके चलते उनका जीना मुहाल था। तो वो सब लोग क्या किए कि चर्च में जा कर के सब जमा हो गए और करीब 8 दिन तक वहाँ पर वो जमे रहे। फिर पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस उन लोगों को खाली करवाया। तो उन लोगों का कहना था कि हमारे पर ध्यान दो, हाँ हम पर भी ध्यान दो, हम भी समाज के ही अंग हैं, और अगर बिना मांग के आपूर्ति नहीं होता, अगर लोग मांग रहे हैं, मांग है तभी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और तो इसीलिए ये समाज की हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो हमारा भी कुछ अधिकार है, बीइंग ए ह्यूमन, हमारा भी कुछ राइट है, वो राइट हमको मिलना चाहिए। ये इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे। और देखते ही देखते उनकी बात जब मीडिया में आई तो फिर वो बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया, क्योंकि वो 8 दिन तक चर्च ब्लॉक कर दिए और बहुत बड़ा चर्च था वो। तो फिर जैसे जैसे फिर और इसको उसके बारे में और जगह भी न्यूज़ बताया गया। तो जब और जगह भी न्यूज़ बताया गया तो और भी देशों में इस प्रकार का ये शुरू हुआ, और भी देशों में इस प्रकार का ये आंदोलन होने लगा। तो लोगों का ध्यान गया। फिर उसके बाद ये चलन चल पड़ा कि हर साल 2 जून को ये वर्ल्ड जो है कि सेक्स वर्कर डे के रूप में मनाया जाने लगा, टू रेज द अवेयरनेस अमंग पीपुल। वो सब लोगों में, आम लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि उनका भी एक जीवन है, और आखिर वो जीवन को समाज भले अनुमति ना दे, लेकिन प्रैक्टिकली में वो एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको भी एक मानव का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। तो ये लोगों में उठने लगी, लोगों में बात उठने लगी, और उसके बाद बहुत कुछ सुधार हुआ, और जो है कि गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा। हालांकि फिर भी अभी बहुत कुछ ये इसमें देखना चाहिए, बहुत सारा इश्यूज़ है जिसको कि हम चाहेंगे कि आज हम लोग प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज़ पर मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद देख सकते कि अगर वो फीमेल है, आप पहले ये सोचिए कि वेश्यावृत्ति शुरू कैसे हुआ। वेश्यावृत्ति उस समय से शुरू हुआ जिस समय से परिवार शुरू हुआ, क्योंकि जो फैमिली जिसको कहते हैं, जैसे अगर हम स्त्री पुरुष को विवाह का, जहाँ से मैरिज शुरू हुआ, जहाँ से विवाह शुरू हुआ, वहीं से वो वेश्यावृत्ति शुरू हो गया। क्योंकि होता क्या था कि जब पुराने ज़माने में लोग, बहुत पुराने हज़ारों साल पहले जब लोग कबीलों में रहते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे जानवर में होता है कि भाई एक जो स्ट्रॉन्ग जानवर होता है वो बहुत सारे फीमेल्स के साथ संबंध बनाता। तो समाज में क्या हुआ कि अगर ऐसे ढंग से रख दिया जाता तो बहुत सारे कमज़ोर लोगों को फीमेल नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से वो उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ये नियम बना दिया गया कि नहीं, विवाह ज़रूरी है, एक विवाह बंधन है, जिसमें कि समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। और क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, सबको, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी ये फीमेल मिल सके, ये और उनको भी वो स्त्री मिल सके, ताकि वो अपना जीवन भी आगे बढ़ा सकें और यौन का भी आनंद उठा सकें, और साथ ही साथ जो है कि अपना ये परिवार भी बढ़ा सके। तो इसीलिए जो है कि क्योंकि वो सेक्स जो है वो लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो तो उससे जीवन का निर्माण होता है, तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसीलिए विवाह का प्रथा शुरू हुआ, ताकि हर लोगों को। और शुरू में क्या होता था कि ये बाल विवाह के रूप में शुरू हुआ। तो बाल विवाह इसलिए होता था क्योंकि होता क्या था कि जो फीमेल बहुत सुंदर हुआ करती थी, तो उनको राजा महाराजा, चाहे भी जो शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, वो उठा लिया करते थे, उनका एक हरम हुआ करता था। और उसके वजह से जो है कि लोग सोचने लगे कि नहीं, इस प्रकार से वो जवान होने से पहले ही शादी कर दो, ताकि किसी का नज़र ना लगे उस पर, और वो सब लोग जो है कि उस पर कोई निगाह किसी की नहीं रहे, इसलिए ऐसा बना दिया गया। लेकिन उन दिनों में भी, जब बुद्ध के ज़माने में भी, यानी आज से 2500 साल पहले भी वैशाली में नगर वधू हुआ करती थी। अब ये नगर वधू क्या चीज़ थी? नगर वधू
उन लोगों को उन औरतों को बनाया जाता था जो देखने में बहुत सुंदर हुआ करती थीं। तो ऐसा माना जाता था कि उनके लिए बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती, उनको पाने की आकांक्षा उत्पन्न हो सकती। तो उसकी वजह से समाज में विकृति ना हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वो नगर वधू के समान उनको रख दिया गया। जो बहुत सुंदर हुआ करते थे उनको नगर वधू बनाने की प्रथा थी। उसका मतलब ये था कि वो सबके लिए सर्वसुलभ थी। और वो तो अब क्या है कि ये जब विवाह शुरू हुआ तो फिर ये भी शुरू हो गया, क्योंकि होता क्या था कि विवाह बेसिकली जो पुरुष का जो दिमाग होता है वो चंचल होता है, वो एक से दूसरे जगह भटकता है। और स्त्री जनरली जब उनको बच्चा हो जाता है स्त्री को, तो वो अपने परिवार की ओर उन्मुख हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है जो बायोलॉजी है, बेसिकली जो बनाया गया है स्त्री और पुरुष। तो बायोलॉजी ये है कि स्त्री जो है आत्म केंद्रित होती और पुरुष बाह्य केंद्रित होता, उसको बाहर की ओर ज़्यादा वो उसका ध्यान जाता है। तो वैसे केसेस में ये जो है कि कहीं ना कहीं उसको जब ऐसा लगता है, क्योंकि जब विवाह में होता क्या है कि प्रेम नहीं होता, प्रेम क्योंकि हम लोग उसको एक आयोजन बनाते हैं, और यदि प्रेम के बाद विवाह हो तो अलग बात होता। लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि विवाह में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को अपना प्रॉपर्टी समझता है। जैसे कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अपना प्रॉपर्टी समझता है, वाइफ जो है अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी समझता है। तो उसके चलते जो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी समझती। तो उसमें क्या है कि एज ए व्यक्ति आपका अधिकार नहीं रहता, एज ए वस्तु की तरह आपका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि फिर आप बहुत सारा चीज़ वो स्त्री के अनुसार आपको बदलना पड़ता है, और स्त्री को भी बहुत सारा चीज़ आपके अनुसार बदलना पड़ता है। तो ये जिसमें क्या है कि आपकी आज़ादी चली जाती है, और इसकी वजह से जो है कि कहीं ना कहीं प्रेम कुंठित हो जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि यदि आप अपनी इंद्रियों को वास्तव में जो लोग भी अपनी इंद्रियों को काबू कर लेते हैं, और काबू इन द सेंस कि जब आप इंद्रियों को अपने अंदर मोड़ दीजिएगा, आप ध्यान करने लगिएगा, तो आपको परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। तो वैसे केसेस में आपको वो स्वतः ही छूट जाएगा, वो सब विचार आएगा ही नहीं। लेकिन एक ब्रह्मचर्य के बाद जब आदमी गृहस्थाश्रम में जाता है तो उसमें जो सेक्स ऊर्जा होती है, काम ऊर्जा होती है, वो बाहर की ओर देखती है दुनिया में, तो उनको अट्रैक्शन होता है। और यदि वो आप शादी के बाद अगर खोजने लगते हैं कुछ लोग, तो उनको जो है कि एक वेश्या में एक अल्टरनेटिव दिखता है, और वहाँ वो चले जाते हैं। तो शुरुआत वहाँ से होता है, क्योंकि आखिर बिना मांग के पूर्ति नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं समाज में मांग है, और जिसकी पूर्ति वो करती है। अब अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा? अगर मान लिया कि वेश्या नहीं रहे समाज में, तो क्या होगा ये कि बहुत सारे लोग जिनकी यौन इच्छा बहुत ज़्यादा हो गई, वो समाज में विकृत यौन के रूप में वो डाइवर्ट होने लगेंगे। वो जो है कि यानी कि बलात्कार शुरू हो जाएगा, यौन उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। तो उस प्रकार से वो गलत दिशा में मुड़ जाएगा। तो उसके चलते जो है कि समाज में समझिए तो एक बफर स्टॉक की तरह वो काम करती हैं। ये आपका सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती हैं, जो कि आपको ऐसे केसेस में वो यौन इच्छा की पूर्ति करती हैं। लेकिन इस पर लोग मत के हो सकता, लोग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, और इस प्रकार की यौन इच्छा को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये नैतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं अभी ये अपना कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है। मैं बता रहा हूँ एक कारण कि क्यों लोग आखिर एक जगह से छोड़ के बाहर क्यों देखना चाहते, वो यौन को बाहर क्यों खोजते, जबकि ऑलरेडी उनको वाइफ के रूप में मिला रहता है, फिर वो बाहर क्यों तलाशते। तो उसका कारण कुल जमा ये है क्योंकि आदमी बोर हो जाता है, और जैसे कहा जाता है ना कि एक ही चीज़ खाते खाते आदमी बोर हो जाता है, एक ही सब्जी आप रोज़ नहीं खा सकते। तो और उसका कारण ये है क्योंकि प्रेम गायब हो गया है। विवाह में यदि प्रेम रहे तो आदमी नहीं भटकेगा, लेकिन प्रेम गायब हो गया है, एक ज़बरदस्ती का आयोजन हो गया है। अब वो बात ख़त्म हो गया कि जिसमें कि पति परमेश्वर हुआ करता था। पति परमेश्वर तब है जबकि औरत का सारा चीज़ जो है कि उसकी सारी आकांक्षाएं बस उसका पति हो जाए तो हो सकता है। लेकिन अगर औरत का अपना भी कैरियर है तो वैसे केसेस में कहीं ना कहीं तो वो स्वार्थ तो आ ही जाएगा हर चीज़ में, और अनकंडीशनल लव तो नहीं होता, और कहीं ना कहीं स्वार्थ तो आ ही जाता है कि भाई हस्बैंड को भी बदलना पड़ता है वाइफ के लिए, और वाइफ को भी बदलना पड़ता है हस्बैंड के चलते। तो ये जो आपकी आज़ादी जो है, जो उन्मुक्त भाव जो होता है हृदय का, वो तो टूटता है। लेकिन यदि आप प्रेम है बहुत
समर्पित हैं तो आपका जीवन और उसका जीवन एक ही हो जाता है। तो वैसे केसेस में तो वैसे पुरुष तो नहीं भटकते, वो तो एक जगह उन्मुख हो जाते, क्योंकि वो जो है कि अपना जीवन अपनी वाइफ में ही तलाशते, अपने बच्चों में ही तलाशते, तो वो नहीं भटकते। लेकिन जहाँ पर भी स्वार्थ आ जाता है तो वहाँ पर ये मन का भटकाव स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और दूसरी बात, जिस चीज़ को भी आप दबाइएगा मन हमेशा वहीं जाना चाहेगा। आपको अगर इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे मान ली कहीं पर आप किसी गली के नुक्कड़ के पास आपका घर है और आप एक बोर्ड लगा दीजिए, कृपया कर इस घर में ना देखें, निहारें, कृपया कर इस गली से गुजरते वक्त हमारे घर के अंदर नहीं निहारें। अगर आप ऐसा बोर्ड लगा दीजिएगा तो वहाँ पर जो भी जाएगा वो आपको ज़रूर निहारेगा, क्योंकि आपने बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगा दिया तो लोगों के मन में जिज्ञासा आ गई कि आखिर ऐसा क्या है जो कि बोर्ड लगा दिया, तो फिर वो ज़रूर बार बार निहारेंगे। अगर आप बोर्ड नहीं लगाते तो हो सकता है कोई नहीं निहारता। लेकिन जहाँ पर भी आप छुपाइएगा किसी चीज़ को तो मन में कौतूहल हो जाता, मन जो है फिर उन्हें वहीं जगह जाएगा, आप उसको रोकिएगा तो फिर वहीं जाएगा। और दूसरी बात, जिस चीज़ को आप दबाइएगा वो दूसरे ये चीज़ के रूप में उभर के सामने आ जाएगा। हम लोगों को सिखाया गया यौन को दमित करने के लिए, तो यौन को जब दमित कीजिएगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी गलत ढंग से, विस्फोटक ढंग से वो धारा प्रवाहित हो जाएगी। हाँ, यदि आपको प्रेम है, यदि आप सही में डिवोटेड हैं एक दूसरे के प्रति, प्रेम गहरा है, तो वैसे केसेस में जो है कि वैसा पुरुष इधर उधर नहीं देखेगा, वो एक जगह ही अपना केंद्रित रहेगा और वो बोलना नहीं पड़ेगा, उसका स्वभाव बन जाएगा, वो स्वभाव में ही रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसा आया कि स्त्री जो है कि वो अपना स्वार्थ में रहती है, अपना कैरियर देख रही है, आजकल का जो जीवन शैली हो गया, स्त्री भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहा है, दोनों अपना कैरियर मिलान कर रहे हैं और बाल बच्चे, वो बहुत बार झगड़ा होता है, तो वैसे केसेस में ये जो है कि ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार से होगा। और जिस चीज़ को दबाइएगा उतना बढ़ेगा। हाँ, गीता में कहा गया भोग के बाद त्याग है, तो यदि कोई आदमी इसी ढंग से करता चला जाए तो उसको अपने ही विमुख हो जाएगा कि इसमें कोई मज़ा नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। और ये समस्या एक बार बुद्ध के सामने भी आया था। बुद्ध जनरली अपने जो शिष्य बनाते थे वो पुरुषों को बनाते थे। तो एक बार एक स्त्री आई और वो बोली कि भाई स्त्री को भी आप शामिल कीजिए अपने ये में, बिहार में। तो जो है कि उन्होंने अपने सब शिष्यों से पूछा, सब लोग ने कहा कि नहीं सर, नहीं बुद्ध, नहीं भगवान, ये सही नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, अगर उनकी इच्छा है तो उनको तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका बनाना होगा, क्योंकि ये सामान्य प्रवृत्ति है। अगर स्त्री रहेगी, भिक्षुणी स्त्री रहेगी और उसी में, तो स्वाभाविक है कि पाँव फिसल जाएं, लोगों का ध्यान भटक जाए। तो बुद्ध ने कहा कि उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कोई स्त्री रहेगी, उसको बाहर जब भी निकलेगी, तो जब भी कोई भी पुरुष दिखेगा, चाहे वो बच्चा हो कि बड़ा हो कि बूढ़ा हो, सबको वो प्रणाम करेगी या फिर उसका पैर छुएगी। तो ये जो कहा गया, तो शिष्यों ने पूछा कि ऐसा क्यों कहा भगवान? तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी का पैर छू देते हैं तो उस औरत के प्रति कभी भी किसी के मन में सेक्स का भाव जगेगा ही नहीं। यदि स्त्री आकर के आपका पैर छू दी तो उस स्त्री के प्रति आपके मन में सेक्स की आकांक्षा नहीं जगेगी। ये स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपका अहंकार उससे तृप्त हो गया, क्योंकि वो आपका पैर छू दी। तो उस स्त्री के प्रति कभी भी उसके मन के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो वैसे केसेस में वही चीज़ बुद्ध के आश्रम में ये प्रचलित था कि जब स्त्रियां रहने लगी थीं तो यही चीज़ नियम बना दिया गया था कि भाई जब भी कोई भी भिक्षुनी होगी, वो भिक्षु का, चाहे वो उससे उम्र में छोटा भी क्यों ना हो, उसका पैर छुएगी। तो ये एक तरीका उन्होंने, बुद्ध ने बताया था। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये जो बेसिकली था। और दूसरी बात ये भी होती थी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जब उनके पास पैसा आता था तो वो अपना हरम रखा करते थे, क्योंकि आखिर वो जो है कि वो उस प्रकार से, इवन जो आपके हैदराबाद के निजाम थे उनकी भी 500 वाइफ्स थी, किसने की 16,000 पटरानियाँ थी। तो ये जो शक्तिशाली लोग थे वो ये सब रखा करते थे। तो इसलिए विवाह का प्रचलन शुरू हुआ कि विवाह के बाद आप जो है कि कम से कम ये सबको भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी स्त्री उपलब्ध हो सके, इसलिए विवाह की प्रथा आई। लेकिन विवाह जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग से आपको थोप दिया जाता है। तो वैसे केसेस में यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते तो वैसे केसेस में एक आयोजन हो जाता, तो वैसे केसेस में जो है कि आपका ये किसी भी पुरुष का या स्त्री का मन बहक सकता। तो ये जो है कि असामाजिक यौन व्यवहार के रूप में
वो परिलक्षित हो सकता, जिसको अनैतिक भी कहा जा सकता। और अब तो महानगरों में भी ऐसा देखने को मिलता है, कई बार आप न्यूज़ देखते हैं जिसमें कि इस प्रकार का लोग फीमेल्स भी जाते हैं और वो भी अपना ये जिगोलो का बहुत सारा प्रचलन हो गया है। और तो अभी क्या है, भारत में क्या है कि भारत में ये प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं है, भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं है, लेकिन मतलब आप संस्थागत रूप से एक जगह आप नहीं खोल सकते। हालांकि खुला हुआ है हर एरिया में, जैसे कि कलकत्ता में है, जैसे कि दिल्ली में जीबी रोड हुआ, ऐसे करके हर एरिया में कुछ रेड लाइट एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी व्यवसाय होता है। और इवन WHO को भी कहना पड़ा, और WHO ने कहा कि अगर हमको HIV का इंसिडेंस कम करना है तो हमको कहीं ना कहीं उसको जो प्रोस्टिट्यूशन को कुछ न कुछ तो लीगल दर्जा हमको देना ही होगा, नहीं तो उनको हम इलाज नहीं भेज सकते। ये WHO का स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है ये बात। और जो है कि आप देख सकते हैं गूगल में जाकर के, तो जो है कि तो जाहिर सी बात है कि ना केवल HIV बल्कि और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, जैसे सिफिलिस हुआ, जैसे कि गोनोरिया हुआ, जैसे क्लेमाइडिया हुआ, जैसे कि हर्पिस, जेनिटल हर्पिस हुआ, जैसे जेनिटल आपका वार्ट हुआ, ये वेनेरियल वार्ड जिसको कहते हैं, तो ये सारे केसेस में जो है कि अगर आपको रोकना चाहते हैं तो वो तो बहुत सारा अब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो बीमारी है बहुत ज़्यादा समाज में, लेकिन वो बाहर इलाज करने नहीं आती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो क्या परिचय देगी। और आप किसी को दिखाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हम सेक्स वर्कर हैं, तो एक तो गैर कानूनी है, तो फिर डॉक्टर भी उसको पुलिस को सुपुर्द कर सकता है, पुलिस उसका अलग शोषण करेगी। तो बात यह है कि आखिर अगर मान लीजिए समाज में सच्चाई है, ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतने दिनों से आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके समाज की एक वस्तु स्थिति है, सच्चाई जिसे आप मुकर नहीं सकते, और कहीं ना कहीं उसका भी मानवाधिकार है, और उससे बच्चे भी पैदा होते हैं जो कि वहीं पलते बढ़ते हैं। तो एक ह्यूमन आप हैं अगर, तो कम से कम इतना तो समझना होगा कि वो भी एक ह्यूमन है, और अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ अधिकार है। इस धरती पर पूरे संसार में करीब 4 करोड़ 20 लाख ये सेक्स वर्कर हैं, और जिसमें कि भारत में ही करीब 53 या 45 लाख जो है कि के आसपास सेक्स वर्कर भारत में ही हैं। तो अच्छी खासी आबादी है उनकी, और उनका एक से है, और जो है कि बहुत सारे सेक्स वर्कर में वर्क में आपके वो लोग भी लगे हुए हैं जो जिनको कि वो बोल सकते वो म्यूल जो हैं, वो हिजरे हैं जो हैं, वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो बहुत सारे मेल प्रोस्टिट्यूट भी हैं जिनको जुगोलो कहा जाता, कि वो जो है कि बहुत सारा किटी पार्टीज़ में वो जो अपर क्लास की लेडीज़ होती हैं वो अपना उसको रखती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्त्री की जो विमुक्तिकरण है उसमें उसके तहत ये बात आती है कि भाई वो लोग भी आखिर क्यों, अगर उनकी भावनाएं जगती हैं तो वो क्यों नहीं, क्योंकि बेसिकली स्त्री पुरुष एक मन का भाव है। ये कहना कि स्त्री आत्म केंद्रित होती, परिवार केंद्रित होती, तो बहुत सारी स्त्री जो होती हैं वो पुरुष होती हैं, वो भले ही सेक्स के रूप में वो स्त्री है, बायोलॉजिकली वो स्त्री हैं, बट मेंटली वो हो सकती पुरुष हो जाएं, और उसी ढंग से पुरुष भी मेंटली हो सकता है स्त्री हो जाए, और वो जो फिजिकली जो है कि वो बायोलॉजिकली भले पुरुष हो। तो बेसिकली स्त्री और पुरुष जो है मन का भाव है, तो उसके हिसाब से ही आप इसको देख सकते कि, लेकिन ये चीज़ तो है। और लेकिन भारत में क्या है, बहुत सारे देशों में सेक्स लीगलाइज्ड है, जैसे कि आपका हॉलैंड है, तो वहाँ सेक्स लीगलाइज्ड है, लेकिन एक खास एरियाज़ में ब्रोथल्स बने हुए हैं जहाँ पर कि कोई भी जा सकता है। अमेरिका में एक स्टेट है नेवाडा स्टेट के कुछ एरियाज़ में जो है कि, हालांकि लास वेगास भी उसी राज्य में पड़ता है, तो लास वेगास में तो नहीं अलाउड है, लेकिन उसके बगल में एक आध दो शहर है जिसमें कि वो अलाउड है, नेवाडा में कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पर वो लीगलाइज्ड है। बजबते उन लोगों का लाइसेंस मिलता है, वो टैक्स जमा करती हैं, वो जो है कि वो सारा इंश्योरेंस करा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं समाज ने और सरकार ने उनकी सुध ली है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2012 ईस्वी में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच ने ये फैसला दिया था कि सरकार को कहा था कि आपको इनकी सुध लेनी होगी, क्योंकि ये समस्या बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इनको एक रजिस्ट्रेशन तो करना होगा, और रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते जब कुछ न कुछ लीगल फ्रेमवर्क में उसको लाइएगा। तो लेकिन फिर भी अभी बातें लोग होती हैं, क्योंकि बिना बात उठे तो उस पर कोई ध्यान देगा नहीं, लोकतंत्र है, सबकी बात उठनी चाहिए। तो ऐसा लोगों में सुबुगाहट आ गया है। लेकिन भारत में भी अगर कोई फीमेल अपनी मर्जी से, एडल्ट फीमेल अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ जाती है किसी होटल्स में, तो वो कोई पुलिस उसको रोक नहीं सकता। ये
भी एक है कि आप उसको उस ढंग से नहीं रोक सकते कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ नहीं भी है और किसी होटल में संबंध बना रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते। ये भारत का जो कानून है वो ये तो है कम से कम कि आप उसको नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि आप संस्थागत रूप से कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर ट्रांजैक्शन का बात अब प्रूफ हो गया कि आपने ट्रांजैक्शन दिया है, उसके बदले में आपको यौन मिला है, तो ये यौन सेवा मिला है, तो ये आपको कहीं भी सही नहीं कहा जाएगा, फिर वो लीगल नहीं कहा जाएगा, फिर आप जो है कि इमोरल सेक्स ट्रैफिकिंग एक्ट में आपका आ जाएगा बात, और जो है कि आप पर एक्शन हो जाएगा। और एक्शन दोनों पर होगा, वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट पर भी होगा और जो है कि सेक्स वर्कर पर भी होगा, और जो उसका उपभोक्ता है उस पर भी होगा। दोनों पर जो भारत का नियम अभी यही है, दोनों पर होगा। लेकिन न्यूजीलैंड जो देश है, न्यूजीलैंड में भी सेक्स लीगलाइज्ड है, वहाँ भी वो सरकार उसको मान्यता देता है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सेक्स को एक व्यवसाय का रूप दीजिएगा तो जिस आदमी के पास जो है वो उसको बेच करके अपना जीविका चला सकता है। तो अगर मान लें कि उस फीमेल को भी जीने का अधिकार है, अगर उसके पास वो अपना शरीर बेचना चाहती, तो अगर वो आप उसको लीगलाइज कीजिएगा तो उसको चलते उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, उसको समाज में एक जो भी है आप उसको, जाहिर सी बात है आप लीगलाइज करके भी समाज में उसको स्थान नहीं दे दीजिएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे भी होगा, समाज उसको इज्जत कभी नहीं देगा। लेकिन जो है कि इतना तो होगा कि कम से कम सरकार के नज़र में वो कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकती। दूसरी बात, कोई ब्रोकर उसको ये नहीं कर सकता, क्योंकि होता ये है कि जितने भी आप देखिएगा प्रोस्टिट्यूशन में जितना भी पैसा कस्टमर देता है उसका करीब करीब हाफ, आधा से जो 1/3 के आसपास पैसा ही पहुंच पाता है ये जो है कि सेक्स वर्कर के पास, और 2/3 पैसा जो है कि दलाल के पास चला जाता है। अब सोचिए उस दलाल के बारे में, वो दलाल तो ना उसका शरीर भी सुरक्षित रह गया और वो कुछ नहीं हुआ, तो ये बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है, ये सही नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना शरीर को बेच करके और जो है कि अपना उसका रिस्क उठा रही है बीमारी का, तो कहीं ना कहीं जो है कि वो सारा जो रिस्क का पैसा होना चाहिए वो उसी को मिलना चाहिए। तो फिर ये ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से कि कुछ न कुछ तो उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। वास्तविकता से मुंह मोड़ देने से ये नहीं होगा, आपको कहीं न कहीं तो उसको ये देना ही होगा कि भाई। लेकिन क्या है कि आप नदी को रोकिएगा तो नदी रुकेगा नहीं। जिस ढंग से दुनिया विकास कर रहा है, तो अब क्या हो गया है कि जितना भी मसाज पार्लर की आड़ में, जितना भी आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में मसाज पार्लर की आड़ में, और जितना भी ये है स्पा के आड़ में, ये चीज़ अभी भी कहीं न कहीं कुछ हद तक तो जारी है। हालांकि वो उस हद तक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है कि ये क्रॉस जो मसाज होता है, फीमेल जब मेल को मसाज देती है और मेल जब फीमेल को मसाज देता है, ये तो नॉर्मल कॉमन है, अभी भी कॉमन है, ये सच्चाई है, इससे आप मुकर नहीं सकते। तो ये बिल्कुल हो रहा है, और ऐसे केसेज में कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा कि ये हमको वो अधिकार तो देना ही होगा। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप उसको लीगलाइज कर दीजिएगा तो उसका ड्रॉबैक भी होगा। ड्रॉबैक क्या होगा? ड्रॉबैक ये होगा कि लोग जो है कि वैसे केसेस में मानव तस्करी शुरू हो जाएगा। बहुत गरीब जगह से उठा करके लड़कियों को तस्करी किया जाएगा और उनको पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाने दिया जाएगा, इस प्रकार से डरा धमका करके, तो ये सब शुरू हो जाएगा। और फिर बहुत ट्रैप में भी फंस जाएगी, बहुत सारी चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर पाएगी फीमेल। तो और जिस एरिया में भी वो रहेगा, उस एरियाज़ में जो है कि बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि हमारे एरियाज़ में क्यों खुला हुआ है। तो ये बहुत सारा इश्यूज़ है। इवन जो बहुत सारे वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उन्होंने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नारी की स्वतंत्रता का ये उल्लंघन है, क्योंकि आप सेक्स के दौरान उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करें। कोई इमोशन नहीं है आपके लव मेकिंग में, और जब इमोशन नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आप एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये अस्तित्व का और जो है कि नारीपन का अपमान है, आप अपमान कर रहे हैं। नारी को आप दोयम दर्जे का समझ रहे हैं, तो ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा ये रोड़ा साबित हो जाएगा। इसीलिए नारी, जितने भी नारी संगठन हैं, वो हमेशा से इसका विरोध करते आए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ बात है, मैं कुछ अपना मंतव्य नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि क्या हकीकत है, क्योंकि इससे मुंह मोड़ना भी गलत है। क्योंकि जो आदमी ये सुनने को भी तैयार नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव आ सकती है। यदि आप सिर के पैर के बल खड़े हैं कि सिर के बल शीर्षासन किए हुए हैं, दोनों तो एक ही चीज़ है। आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हों या किसी चीज़ के प्रति दूर भागें, ये दोनों चीज़ गलत है। आपको ये सोचना होगा कि आपके बगल में बेस्या आ जाए और इलाज कराने, तो उसको भी आपको इलाज करना, आपको भाव नहीं
तनना चाहिए कि अरे रे कौन आ गया। आप उसको एक मरीज समझिए। जैसे हम लोगों में कहा गया है, हिपोक्रेटिक ओथ हम लोग लेते हैं जब डॉक्टरी शुरू करते हैं, तो हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अगर हमको हमारी सेवा किसी ऐसे मुल्क में हो जाए कि जो भारत का जो है कि दुश्मन मुल्क है, तो बीइंग ए डॉक्टर हमारा कर्तव्य है कि उसके अगर दूसरे देश का भी नागरिक है तो उसको भी कोई भेदभाव नहीं करना अपने इलाज में। हमारा काम है इलाज करना। और जैसे कि वो आई थी, जब हमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि भारत सरकार का एक मेडिकल कॉलेज है कनॉट प्लेस के पास, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है वो कनॉट प्लेस में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसमें MD और MBBS होता है। तो वहीं पर मैं जब सीनियर रेजिडेंट था, वरीय गृह चिकित्सक रहा वहाँ 3 साल, तो उस दौरान मैं जब वहाँ गया था तो उसमें बहुत सारे एरियाज़ में हमको जाने के लिए सरकार की ओर से जाना पड़ा था, क्योंकि जब 10-15 केस आ गया था तो फिर ये नाको का गाइडलाइन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि उसका गाइडलाइन है कि वैसे केसेस में आप जाकर के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कीजिए और उन लोगों को और जाकर के वहाँ समझाइए, उन लोगों का सैंपल लीजिए जो इलाज के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो होगा क्या, एक आदमी जो इलाज लेने आया वो इलाज लेके गया, फिर बाकी लोग तो इलाज लिया नहीं, जब बाकी लोग इलाज नहीं लिया तो फिर वो इन्फेक्शन फैलाएगा। तो आपका एज ए डॉक्टर आपका कर्तव्य है कि आपको वहाँ जाके भी वो देना है। तो इसी दौरान जब मैं गया तो फिर ये सब हमको ये जो है कि ये पता चला। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें एक एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा गया था। मैं गया था और वहाँ पर एक बेसिकली एक वाइफ स्वैपिंग क्लब था, जिसमें कि एग्जामिन करना था कि कोई डिजीज़ तो नहीं है किसी को, और वो लोग जो है कि एक्सचेंज किया करते थे, वाइफ का एक्सचेंज किया करते थे। तो वो जो था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर और मैं किसी को कोई पहचान नहीं सकता था किसी को, क्योंकि डॉक्टर को भी एक पट्टी लगा रहता था। आपको केवल उसका देखना है कि जेनिटल एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी ढंग का कोई HIV का लक्षण तो नहीं है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का कोई लक्षण तो नहीं है। तो वो हमको केवल ये करना रहता था। तो उस दौरान मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोग भी, ये हकीकत है जहाँ पर कि लोग यौन आनंद को बढ़ाने के लिए अपने वाइफ्स को एक्सचेंज करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं। ये खासकर अभी बहुत सारा एक आया था नेवी का केस, जो नेवी के ऑफिसर थे वो इस प्रकार के काम कर रहे थे। तो अभी जो एक आरुषि हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसमें भी यही बात था, उसमें भी वाइफ स्वैपिंग का एंगल था। तो ये हकीकत है, इससे आप मुकर नहीं सकते। जिगोलो हकीकत है, किट्टी पार्टी जो होती है वो हकीकत है, इससे मुकरा नहीं जा सकता। तो अगर ये होता है तो आखिर आप उस इन्फेक्शन को बढ़ते नहीं रहना दे सकते। सरकार जब रोकेगी, बिल्कुल ख़त्म करेगी, तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज तो उसके पास वो समस्या है। और अगर नहीं रोका गया तो फिर ऐसे इन्फेक्शन और लोगों को फैलेगा, तो ये समाज के लिए खतरा होगा। इसीलिए जो है कि बीइंग ए डॉक्टर हमारा कर्तव्य है कि केवल उसका इलाज ही नहीं करें, बल्कि इसके बारे में समाज में जागरूकता भी फैलाएं कि हमें कहीं ना कहीं तो सोचना होगा कि भाई, नहीं तो फिर किसी न किसी रूप में ये जो है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है कि और आगे बढ़ेगा। आप रोकिएगा तो नए नए रूप में तो आएगा। और ऐसे भी सोचिए कि कोई एक आदमी जो है कि अपना दिमाग बेचता है और कोई अपना शरीर बेच रही है, और या बेच रहा है, पुरुष प्रोस्टिट्यूट भी होते, पुरुष सेक्स वर्कर भी होते, तो उसको आप, उसका एक अधिकार है, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर वो किसी खास दायरे में रह के कर रहा है, आपके कानून का आप अगर उसको विनियमित कर दीजिएगा तो कानून के दायरे में रह के सब काम करेगा, तो कोई गलत काम नहीं होगा। और कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, फीमेल को भी, क्योंकि उसमें भी एक नियम होता है कि आपको, अगर आप जब भी कोई जाएगा तो उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखाया जा सकता है कि भाई जो भी जा रहा है संबंध बनाने के लिए, तो वो इस चीज़ का पालन करेगा, ये उसको भी पता रहेगा। तो ऐसे केसेस में ना पुलिस एक्सप्लॉइट कर सकती है, आजकल पुलिस भी एक्सप्लॉइट करता है, और ये भी जो दलाल होते हैं वो जो है कि फीमेल के बॉडी को एक्सप्लॉइट करती है जो है कि। तो इसको कहीं ना कहीं तो हमको अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि ये हकीकत है, और ये हकीकत अगर है तो इससे नज़रें चुराने से नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। और इसको एक्सेप्ट करते हुए उनकी भलाई के लिए हमें क्या करना है, कम से कम ये सोचना होगा कि अगर जो लोग रेड लाइट एरियाज़ में पैदा होते हैं वो भी एक आदमी हैं, उनको भी समाज में कुछ न कुछ इज्जत तो देना होगा, उसको इस ढंग से नहीं देखना होगा। कोई भी अगर ये इस काम में जाता है या जाती है तो अपने पेट के लिए जाती है, अपना रोज़ी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाती है। अगर उसको भगवान कुछ और काम नहीं दिया
कुछ नहीं उसको आता है तो उसको भी मर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमें समझना होगा, कहीं न कहीं तो ये हमें समझना होगा। और आखिर वो क्यों फल फूल जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं तो ग्राहक है। ग्राहक तभी है क्योंकि कहीं न कहीं हमने जो विवाह का जो स्कीम बनाया है, समाज ने बनाया, उसमें प्रेम नहीं है। क्योंकि यदि प्रेम होगा तो न पुरुष भटकेगा न वो स्त्री भटकेगी। क्योंकि जो सेक्स होता है वो प्रेम का पहला चरण है, वो शरीर के प्रति प्रेम है, इसको प्रेम कहा जाता है। जब आप ज़्यादा प्रेम में डूबिएगा तो फिर क्या होगा, मन से मन का प्रेम होगा, वो एक स्टेप ऊपर का चीज़ है। उसमें जो आनंद आएगा वो कभी भी यौन में आनंद नहीं आ सकता। और जब और गहरे में जाइएगा तो फिर आत्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है, तो उसी को समाधि कहा जाता है। तो जिसको ओशो ने कहा था ये संभोग से समाधि तक, उन्होंने बताया था कि संभोग प्रेम की पहली सीढ़ी है, प्रेम का पहला शर्त है। तो अगर आप उसको नहीं शुरू कीजिएगा तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। तो अगर आप उसको दबाइएगा उस भावना को, तो किसी चीज़ को दबाइएगा तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। गीता में कहा गया भोग के बाद ही त्याग उत्पन्न होता है। नहीं तो बिना भोग के आप त्याग जो अपने आप पर ज़बरदस्ती उसको ये ओढ़ाए हैं अपने आप को, तो वो जो है वो झूठा होगा। वो कहने के लिए तो आपको हमेशा देखने को मिलता है। बहुत सारे बाबा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको जब भी देखिएगा, कितने भी आसाराम बाबू मिले आपको, बहुत सारे लोग बाबा जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आश्रम में जो है कि सेक्स का धंधा शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको ज़बरदस्ती जो है कि वो बताया गया है, ज़बरदस्ती उन्होंने बोला कुछ और मन में कुछ और सोचा। मनसा वाचा कर्मणा में एक रूपता नहीं थी। तो ओशो को लोग समझे नहीं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बहुत आगे की बात कही थी, जो कि हो सकता है कि अगला 50 साल के बाद लोग उनको समझे, जो कि उन्होंने जानकारी 1960, 70, 80 के दशक में ही दे दिया था जो उन्होंने ये बात कही थी। तो उस समय बहुत हो हंगामा हुआ था। जो लोग उनको नहीं समझ पाए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर प्रेम गहरा होगा तो यौन विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो दोयम दर्जे का प्रेम है। सबसे जो क्षुद्र प्रेम होता वो दो शरीर का मिलन होता। उससे ज़्यादा गहरा प्रेम हुआ जब दो मन मिलता है, और उससे भी गहरा प्रेम होता जब आत्मा मिल जाती है। तो जो स्त्री और अपने पुरुष को बिल्कुल भगवान समझती है, इसका मतलब वो अपने पुरुष में ही अपना सारा जीवन का सारा सुख तलाशती है। तो वैसे केसेस में वो प्रेम में समर्पित हो गई। वैसा पुरुष कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमेशा लगेगा दया कि यदि वो आपको बिल्कुल कुछ ना करे, एकदम हो जाए कि आपको वो कुछ टोके ही नहीं, किसी भी चीज़ में कभी कोई झगड़ा ही नहीं करे, आप जो बोलें वही वो मान ले, तो वैसे केसेस में, और फिर भी आप गलत करके भी आए तो भी आपको वो जो है कि पैर छुए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हृदय है। तो वैसे केसेस में आप गलत नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर वो तन के बात करेगी कि नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वैसे केसेस में ये सामान्य मनोविज्ञान है कि वैसे केसेस में अहंकार आपको कभी भी अनुमति नहीं देगा कि भाई आप वो काम नहीं करें। फिर वो आप उल्टा काम कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, आप छुपाना शुरू कीजिएगा। आप छुपाना शुरू कीजिएगा, पार्टनर को बिना बताए आप गलत यौन विभाग में चले जाइएगा। और वैसे केसेस में आप किसी का बलात्कार न कर दें। आप अपने जहाँ पर काम करते हैं तो अपने सहकर्मी या फिर अपने जो जूनियर हैं उनके साथ कोई गलत व्यवहार न कर दें, तो वो ना हो जाए। तो वही एक समाज का सेफ्टी वाल्व है आपका, वो ये जो यौन कर्मी हैं। और सोचिए समाज में कितना बड़ा काम करती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहती तो पक्का वो आदमी हो सकता है कि वो अपनी ऊर्जा को शांत नहीं करता तो किसी का रेप कर देता, किसी का मर्डर कर देता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और जो है कि इसमें ये कम से कम सरकार को देखना होगा कि इसको लीगलाइज करना चाहिए। लीगलाइज करना चाहिए इन द सेंस कि आखिर कुछ ना कुछ तो वो जो कोई अगर जो है कि जिसमें कि आप किसी खास एरियाज़ में उनको बसाइए और उनको जो है कि अनुमति दीजिए। कुछ खास आप उसको पूरा निगरानी रखिए, लेकिन वो अनुमति दीजिए, क्योंकि फिर इस प्रकार से जो पुलिस पकड़ता है, अभी आए दिन आप देखिएगा कि पुलिस जाके छापा मार दिया, और वही पुलिस जो है आतंकवादी को नहीं पकड़ता है, लेकिन उसको जाके पकड़ने में, यौन कर्मी को पकड़ने में वो ज़्यादा रुचि लेता है। तो खैर मैं किसी पुलिस विभाग को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जब ये कानून है, उनका काम है कानून का पालन करना। अब कानून पर वो उंगली नहीं उठा सकते कि ये कानून क्यों नहीं है, क्यों है, उनको तो अपना ड्यूटी निभाना है। इसलिए हम पुलिस विभाग पर और उन पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं तो उनका
जो है कि मानवाधिकार प्रभावित होता है। वो भी एक इंसान है, और अगर वो कुछ काम नहीं कर सकते तो कम से कम समाज का इतना बड़ा तो काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे शोधों में भी आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने शोध किया है जिसमें इन्होंने पाया है कि आपका जब क्राइम का रेट घट जाता है, अगर आप सेक्स को लीगलाइज कर देते हैं तो क्राइम का रेट घट जाता है। तो ये सब चीज़ों को विचार करना चाहिए। हालांकि इसमें सरकार को ये भी देखना होगा कि लीगलाइज करने से बहुत सारा इश्यूज़ और भी उठेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो चोरी छुपे रूप में तो होता ही रहेगा। फिर तो वही बात है कि यदि आप आज के ज़माने में जो हर आदमी स्वार्थी है, स्त्री पुरुष में प्रेम खत्म हो गया है, क्योंकि प्रेम खत्म हो गया मतलब प्रेम शरीर से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता। अब ये वाइफ स्वैपिंग क्या है? कोई आदमी अगर शादी करके 15 साल हो गया, उसको अभी वाइफ बदलने का शौक़ है और वाइफ को पुरुष बदलने का शौक़ है, ये कहाँ का? इसका मतलब उसका प्रेम गहरा हुआ ही नहीं। अगर प्रेम गहरा होता, प्रेम मन तक जाता, तो शरीर तो क्षुद्र हो जाता। आप देखिएगा खजुराहो के मंदिर में, खजुराहो के मंदिर में आप कोणार्क जाइएगा, वहाँ के मंदिर में आप देखिएगा, वहाँ पर क्या होता है कि आपको मंदिर के बाहर बहुत सारा रति क्रिया करते हुए वो स्त्री पुरुषों का चित्र उकेरा गया है और अंदर में भगवान का मूर्ति है। तो आखिर आप खुद सोचिएगा कि इतना गंदा चीज़ बाहर क्यों लगाया गया है? लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। उसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि आप मंदिर के अंदर तभी जाइए जब उससे पार चले जाए। जब आप भोग इतना ना देख लीजिए, बाहर मंदिर में इतना ना मूर्ति देख लीजिए, इस प्रकार से सेक्स बना रहा है, इस आसन में सेक्स बना रहा है, ये मतलब कि हर प्रकार का जो भी आप मन में हो सकता भाव, वो सारा जो काम शास्त्र है वो सब आपको वहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद अगर लगे कि नहीं इसमें कुछ मज़ा नहीं है, इसमें कुछ मज़ा नहीं है, जो मज़ा मन से मन के मिलन में है, जो मज़ा आत्मा के संभोग में है, वो मज़ा कभी भी शरीर के संभोग में नहीं हो सकता। और जब आप उस तल से ऊपर उठ गए तब आप परमात्मा को सही अर्थ में पा सकते। यही बात ओशो ने कहा था। लेकिन जो आदमी ओशो को सुन रहे थे वो उस तल पर नहीं थे, उनको लगा कि ये तो सेक्स को ये कर रहा है। उनके लिए बेसिकली ये था कि आप किसी चीज़ को रोकना नहीं है, जब आप वो करने लगिएगा तो फिर ऊब जाइएगा। आप खुद देखिएगा कि पश्चिमी समाज में, आप देखिएगा पश्चिमी समुद्री तट पर आप जाइएगा सी बीच में, तो फीमेल नेकेड लेटी रहती हैं। उन औरतों में आपका उतना यौन भावना नहीं जागेगा बनिस्पत कि अगर इंडियन है जो कि हर चीज़ छुपाई हुई है, तो जिस चीज़ को छुपाइएगा हल्का भी दिखा दीजिएगा तो यौन भावना ज़्यादा जागृत हो जाएगी। बनिस्पत की जो ऐसे ही लेटी हुई है उनके प्रति देख करके आपके मन में कुछ वैसा इच्छा निकलेगा ही नहीं। हो सकता है यौन का इच्छा अगर पहले से हो, उनको देख के और ख़त्म हो जाए, बिल्कुल आपको घृणा भाव होने लगे। जिस चीज़ को आप नेकेड देख लीजिएगा उसके प्रति वो सारा कौतूहल ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा इस क्या कर रहे हैं हम, ये मांस का एक लोथड़ा है और क्या है, उसके पीछे हम क्यों भटक रहे हैं? एक औरत, दूसरी औरत, चौथी औरत, पांचवी औरत, ये विक्षिप्तता का निशानी है, परम पागलपन है ये। तो आखिर जो व्यक्ति उस तल पर नहीं पहुंचे हैं तो उन लोगों के लिए तो अगर आप ये नहीं रखिएगा सेफ्टी भाल्व समाज में, तो वही लोग जो है जाके बलात्कार करेंगे, वही लोग जो है कि अपने सहकर्मी और अपने जो अंदर में काम करते हैं उनके साथ वो गलत काम करेंगे। देखिएगा कि आप बहुत सारा जो है कि अब जो अभिनेत्री बताती है कि उनके साथ गलत किया गया है, निर्देशकों ने, निर्माताओं ने वो ऐसा किया है, कास्टिंग काउच कहा जाता। तो ये तो हकीकत है, ये तो होता है। ये आपको आए दिन आप जो देखिएगा कि जितना भी आसाराम बापू है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग गहरे गए ही नहीं हैं, उन्होंने ढोंग रचा है। साधु महात्मा का दाढ़ी बढ़ा लेने से, बेस कर लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। आप साधुता ओढ़ी हुई चीज़ नहीं है, वो आपको अंदर से आना चाहिए, और वो अंदर से तभी आएगा जबकि उसमें आप डूब जाइएगा। जब डूबिएगा तो लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो क्षुद्र चीज़ है। जो मज़ा परमात्मा के दीदार में है, जो मज़ा परमात्मा के साथ संभोग में है, वो मज़ा कभी हो ही नहीं सकता शरीर के साथ शरीर के संभोग। क्या मज़ा है? कुछ मज़ा नहीं। तो ये आपको समझना होगा, और ये चीज़ मैं बताना चाहता था, मैं इस इशू को रेज करना चाहता था कि ये दिन है 2 जून, जिस दिन हमको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जो है कि इसको और लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर किया जा सके, ताकि जो इस धरती पर 4 करोड़ 20 लाख लोग जो रह रही हैं मानवता, उस मानवता के साथ न्याय किया जा सके। क्योंकि भले ही आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने उस पीड़ा को देखा है। देखिए, कोई भी आदमी एक कस्टमर बन के अगर किसी
वेश्या के पास जाता है तो उसको एक अलग रूप में वो देखता है, लेकिन एक चिकित्सक बन के अगर जाता है तो आप उसका पैथोलॉजी देखते हैं, उसका जो विकृत रूप देखते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। किसी का गुप्तांग सड़ा गला आप बिल्कुल देखिएगा, कैसा लगेगा आपको, है ना। तो फिर आपका वो पीड़ा उसको महसूस कीजिएगा, आपको वो दर्द होगा। किसी को HIV हो गया, अब वो बेचारी इलाज भी नहीं ले सकती, कहा है भाई बाहर जाएगी तो भैया क्या करते हो। डॉक्टर भी जो उतना गहरा तक नहीं गया हुआ है, वो भी मूर्छित बेहोश है, वो उस पर रस लेने लगेगा, अलग ढंग से बात करने लगेगा। पुलिस भी उसको पकड़ के अपना उस दोहन शुरू कर देगा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, आपको कहीं ना कहीं तो उसको लीगल दर्जा देना होगा, उसको भी वही समाज में रुतबा देना होगा, क्योंकि ये सच्चाई, समाज का सच्चाई है और इसको नहीं रोक सकते। पुरुष का मन तो चंचल है, वो तो चंचल रहेगा ही, ये स्वभाव है, नेचर है पुरुष का, क्योंकि पुरुष भटकता है। पुरुष कभी भी परिवार के लिए पुरुष बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सृजन करती है, और यदि माँ सृजन करती है तो उसका बहुत सारा इमोशंस अपने बच्चों से ही पूरित हो जाता है। उनका जो बहुत सारा जो भाव है, जो मन का आनंद है, परम आनंद, वो अगर वो अपने बच्चे को देख लेगी अपना, तो उसी में उसको आनंद आ जाता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कहने को स्त्री है, लेकिन वास्तव में वो मन के तल पर वो पुरुष, ऐसा हो सकता है। अब देखिएगा बहुत सारा जो स्त्री हैं जो कि उद्योग चला रही हैं, धंधा चला रही हैं, और पता चला कि पुरुष जो है वो घर में रहते हैं, ऐसा है बहुत लोग। तो उसको आप स्त्री मत समझ लीजिए, वो स्त्री नहीं है। स्त्री का अंग भले उसको मिला हुआ है, लेकिन बेसिकली वो पुरुष भाव है उसका। तो ठीक वही बात है, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता, कोई आदमी जवान नहीं होता, ये जवान या बूढ़ा मन का भाव होता है। तो मन का भाव होता है, और ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया कि जो है कि ये भोग के बाद त्याग होता है। जब भोग करते ये करने लगे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए इन बातों को आपको समझना होगा कि जो है कि होता क्या है कि सब लोग उसी प्रकार का सोचते हैं। तो आपको कभी कभी लगने लगता है कि अरे सब लोग सोच रहा है सही होगा। आप खुद सोच के देखिए, इतना जोक्स क्यों चलता है पुरुष ये वाइफ और हस्बैंड, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारा जोक्स क्यों चलता है। बहुत सारा आपको जोक्स ऐसा मिलेगा जिसमें कि ऐसा रहता है कि पुरुष जो है किसी और स्त्री के प्रति आकर्षित है। आखिर जोक का शुरुआत कैसे हुआ? कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हर जो पुरुष को दूसरी की स्त्री अच्छी लगती है, और जो है कि अपना बच्चा अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये मनोभाव है, और चूंकि सब लोग यही काम कर रहा है तो लगता है कि नहीं यही नॉर्मल है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। विवाह के द्वारा कहीं ना कहीं समाज ने एक आज़ादी को रोका है। याद रखिए, प्रेम जब घनित होगा तो वो विवाह बन सकता है, लेकिन हर विवाह प्रेम नहीं बन सकता, हर विवाह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम बिल्कुल गहरा चीज़ है, और जो आदमी शरीर के तल पर प्रेम नहीं किया, जो हिमालय चला गया, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो परमात्मा दर्शन हो ही नहीं सकता उसको, क्योंकि ये तो पहला तल है प्रेम का। प्रेम का पहला तल है यौन। यदि आप शरीर से ही प्रेम को नहीं चखे तो मन के तल पर कहाँ जाइएगा। आप याद कीजिएगा, जब आदमी संबंध बनाता है पुरुष और स्त्री के साथ, तो जब उस एक क्षण पर, जिसको ऑर्गेज्म कहा जाता है, दो आत्माएं बिल्कुल एक क्षण के लिए मिल जाती हैं। एक क्षण के लिए आपका सारा अहंकार विलीन हो जाता, स्त्री का सारा अहंकार विलीन हो जाता, आप दोनों एक जिस्म एक जान हो जाते, बस केवल उस एक पल के लिए। ओशो ने कहा था कि अगर उस एक पल को बना दिया जाए, ये लंबा खींच दिया जाए कि आपका पूरा जीवन ही वो संभोग हो जाए, वो संभोग उस तल पर कि आत्मा के तल पर, वहीं पर परमात्मा आपको दिख जाएगा। ओशो ने बस यही कहा था, और ओशो ने जो कहा अगर उसका आप समझिएगा तो उसका अर्थ तो ये भी निकलता है कि ओशो से बड़ा यौन का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो कह दिया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आप किसी महिला के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और वो आपको लेट जाए, बिल्कुल खोल दे कि जो करना है करो, आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो आपको पैर छू ले, बिल्कुल बिल्कुल सौंप दे, आपको बिल्कुल सौंप दे, फिर कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जागेगी, अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ,
इसने हम पर इतना विश्वास किया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि आप सर को बोलिए पैर छूने के लिए, तो फिर वो भाव आएगा ही नहीं, वो भाव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप छुपाइएगा उस ढंग से तो फिर वो भाव आ जाएगा, फिर वो भाव आ जाएगा। तो ये सब बात समझना होगा कि भाई जो है कि चूंकि सब लोग उसी ढंग से जी रहे हैं, सब लोग फिर उसी कुंठित ढंग से अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो उन्हीं लोगों में से जो आगे तल पर नहीं बढ़े हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों ने निकाला कि वाइफ स्वैपिंग किया जाए, तो वो भी तो उसमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो इसीलिए ये सब चीज़ समझना होगा, क्योंकि यदि आप उतने गहरे नहीं गए हैं अपने, जो कोई आदमी शादी कर लिया और 10 साल के बाद भी आप अपनी वाइफ के साथ इस स्तर पर गहरे नहीं गए हैं कि आपको ये सब देखना पड़ता है, वाइफ को टोकना पड़ता है, पुरुष अगर कहीं ताक रहा है तो उसको टोकना पड़ता है, इसका मतलब उस स्त्री को उस पुरुष से प्रेम है ही नहीं। क्योंकि यदि भरोसा रहेगा तो वो भरोसा यदि है तो फिर वो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। तो मेरा एक ही मंतव्य था ये कहने का कि आज 2 जून को हम लोग सोचें, विचारें, मनन करें, चिंतन करें और हर एंगल से सोचें, उस बात को दबाएं नहीं कि नहीं बिल्कुल इस पर सोचना ही नहीं है क्योंकि ये वर्जित चीज़ है, ये गलत है। तो इसीलिए मैं जागरूक करना चाहता था, क्योंकि मैं उस पीड़ा को मैंने महसूस किया था। बीइंग ए यौन रोग चिकित्सक, जो मुझे यौन रोग की भी डिग्री मिली है, जितने प्रकार के सेक्स रोग है हर प्रकार का सेक्स रोग भी मैं इलाज करता हूँ, तो वो सब जो डिग्री मुझे मिली है, तो इसके लिए तहत जो है कि ये मुझे इससे 2-4 होना पड़ता, तो उसकी पीड़ा को मैंने सोचा कि इसको सही दिन है जिस पर हम डिस्कस कर सकते, लोगों को कह सकते। इस पर बहुत सारा आपको मन में क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्शन होगा, वो आप लिखिएगा। मेरा मत कुछ नहीं है, मैं सब आप पर छोड़ देता हूँ, मेरा कोई अपना कोई मत नहीं है। आप खुद सोचिए, विचारिए, बस चिंतन मनन कीजिए, इसको चिंतन मनन के दायरे में ज़रूर लाइए, कम से कम यही हमारा उद्देश्य है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियोज़ में फिर भेंट होगा। नमस्कार।